एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न, महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। प्रश्न, मनुस्मृति का महत्व बताएं। उत्तर, मनुस्मृति ही हिंदू समाज का मूल ग्रंथ है जिसके आधार पर हिंदू समाज चलता है। प्रश्न, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ व इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर, महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया। प्रश्न, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है। उत्तर, जाति एक समान नाम वाले परिवारों का संग्रह या समूह है जो अपने आप को किसी मानव या दैवी कल्पित पूर्वज की संतान मानते हैं, जो अपना परंपरागत काम करते हैं और जो विद्वानों के मतानुसार एक ही सजातीय समूह का रूप धारण करते हैं। कुल संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल कहा जाता था। प्रश्न, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। महाभारत की रचना, शुरुआत में महाभारत में लगभग 8800 श्लोक थे, पर समय के साथ साथ यह संख्या बढ़कर 1 लाख तक हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का निर्माण 1000 सालों में किया गया है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर एक बात स्पष्ट होती है कि महाभारत का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, मूल लेखक भाटसार थी। मुख्य साहित्य लेखक वेद व्यास को माना जाता है। पुराने समय में इसे जय संहिता कहा जाता था। प्रश्न, ब्राह्मणीय पद्धति में स्त्रियों का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था। उत्तर, समान गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह आपस में बहन भाई है। विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र अपनाना पड़ता है। प्रश्न, आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय ने सामाजिक जीवन को किस तरह जटिल बना दिया। उत्तर, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार करके दिया, जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। समय के साथ साथ कई ऐसे लोग सामने आए जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था में समा नहीं पाए। इस स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को बनाया। इन जातियों का निर्धारण व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य के अनुसार होता था। समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जन्म के अनुसार किया जाता था, जैसे कीड़, शिकारी, निषाद, जंगल में रहने वाले लोग। कुम्हार, सुवर्णकार ऐसे लोग जो उस समय संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था एवं हीन दृष्टि से देखा जाता था। प्रश्न, महाभारत बदलते रिश्तों की एक कहानी है। स्पष्ट कीजिए इसने पितृवंशिकता के आदर्श को कैसे सुदृढ़ किया, अन्यथा वे आपसे पूछ सकते हैं। महाभारत के संबंध में बंधुता के रिश्तों में किस प्रकार परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। उत्तर, महाभारत वास्तव में ही एक बदलते रिश्तों की एक कहानी है। ये चचेरे भाइयों के 2 दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे जिनका कुरु जनपद पर शासन था। उनके संघर्ष ने अंततः एक युद्ध का रूप ले लिया जिसमें पांडव विजय हुए। इसके बाद पितृवंशिक उत्तराधिकार की उद्घोषणा की गई। भले ही पितृवंशिकता की परंपरा महाकाव्य की रचना से पहले भी प्रचलित थी, परंतु महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता का अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी शामिल था। प्रश्न, सभी परिवार किस प्रकार एक जैसे नहीं होते। प्राचीन समय में हुए उनके वैविध्य के प्रकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। सदस्यों की संख्या के आधार पर कुछ छोटे होते हैं तो कुछ होते हैं। सदस्यों के बीच रिश्तों तथा अन्य गतिविधियों के आधार पर भी परिवारों में भिन्नता पाई जाती है। एक ही परिवार के सदस्य अपने संसाधनों का उपभोग मिल बांट कर करते हैं और एक साथ मिलकर अपने तीज त्योहार मनाते हैं। वे अपने रीति रिवाजों का मिलजुल कर करते हैं। पारिवारिक संबंध प्रायः प्राकृतिक तथा रक्त आधारिक माने जाते हैं। फिर भी इनकी परिभाषा अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से की जाती है। उदाहरण के लिए कुछ समाजों में चचेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के साथ खून का रिश्ता मन जाता है, परंतु कुछ समाज ऐसा नहीं मानते। प्रश्न: महाभारत की मूल कथा को मौखिक रूप से किसने संकलित किया? इतिहासकारों ने महाभारत का विश्लेषण करते हुए जिन पहलुओं पर विचार किया है, उनमें से किन्हीं चार की व्याख्या कीजिए। उत्तर: महाभारत की मूल कथा के मौखिक रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। वे लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और इनकी विजयों तथा वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रवाह मौखिक रूप से होता रहा। मौखिक रूप इतिहासकारों द्वारा विश्लेषण। इतिहासकारों ने महाभारत का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित चार पहलुओं पर विचार किया। 1. ग्रंथ की भाषा आम बोलचाल की भाषा थी अथवा किसी विशेष वर्ग की भाषा। 2. ग्रंथ किस प्रकार का है, मंत्रों के रूप में अथवा कथा के रूप में, जिसे आम लोगों द्वारा पढ़ा अथवा सुना जाता था। 3. ग्रंथ का लेखक कौन था और उसने किस दृष्टिकोण से इसे लिखा होगा। 4. ग्रंथ किसके लिए लिखा गया होगा। प्रश्न: ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा जीविका व्यवसाय में क्या संबंध है? ब्राह्मणों ने इसे लागू करने के लिए क्या तरीके अपनाए? उत्तर: ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा व्यवसाय के बीच संबंध। 1. ब्राह्मण वेदों का पठन पाठन, यज्ञ करना करवाना तथा दान लेना देना। 2. क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। 3. वैश्य वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना और कृषि व्यापार एवं गौ पालन करना। 4. शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। 1. वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था बताना। 2. शासकों द्वारा इस व्यवस्था को लागू करवाना। 3. लोगों को यह विश्वास दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। प्रश्न: जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण क्या था? श्रेणियां क्या थी? उत्तर: समाज में वर्गीकरण शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द जाति के आधार पर भी किया गया था। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, परंतु वर्णों की संख्या जहां मात्र 4 थी, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। ऐसे भी नए समुदाय को, जिन्हें 4 वर्णों वाली ब्राह्मणीय व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था, जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी जातियों को कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य व्यवसाय भी अपना लेते थे। उदाहरण के लिए रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी ने अपने काम से सामूहिक रूप से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। प्रश्न: ब्राह्मणीय विचारों से उन्मुक्त समुदाय की समाज में क्या स्थिति थी? अन्यथा वे आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे समुदाय का उल्लेख कीजिए जो 4 वर्णों से परे थे और जिन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता था। उत्तर: उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं के कारण यहां हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं रहा है। इसलिए संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय का उल्लेख आता है तो उन्हें प्रायः विचित्र, असभ्य और पशुवत बताया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वनों में रहने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंद मूल इकट्ठा करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद शिकारी वर्ग इसका कारण है। कभी कभी उन लोगों की जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था, परंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता रहता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कुछ कथाओं से जानकारी मिलती है। प्रश्न: वर्ण और संपत्ति के अधिकार में क्या संबंध था? उत्तर:
ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार लैंगिक आधार के अतिरिक्त संपत्ति पर अधिकार का एक अन्य आधार वर्ण था। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका अन्य 3 वर्णों की सेवा थी, परंतु पहले 3 वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सभी विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता हो तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अधिक धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ सीमा तक सामाजिक वास्तविकता से भी मेल खाता था। उदाहरण के लिए साहित्यिक परंपरा में जिन पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है उनमें राजाओं को बहुत अधिक धनी बताया गया है। पुरोहित अथवा ब्राह्मण भी कुछ काम धनी नहीं थे, परंतु कहीं कहीं निर्धन ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है। प्रश्न: वर्ण व्यवस्था की आलोचनाओं के क्या आधार थे? उत्तर: जिस समय समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में संहिताबद्ध किया जा रहा था, उस समय कुछ अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी प्रस्तुत की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अस्वीकार कर दिया। प्रश्न: संपत्ति में भागीदारी से क्या अभिप्राय था? उत्तर: समाज में कुछ संपत्तिवान लोग प्रतिष्ठा का पात्र माने जाते थे, परंतु हमेशा ऐसा नहीं था। समाज में कुछ अन्य संभावनाएं भी थीं। उदाहरण के लिए समाज में दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, जबकि कृपण, कंजूस व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति जो केवल अपने लिए संपत्ति का संग्रह करता था, घृणा का पात्र होता था। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है। यह संकेत करता है कि भले ही धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थीं, फिर भी धनी लोगों से यह अपेक्षा थी कि वे पाने संसाधनों का उपयोग मिल बांटकर करेंगे। प्रश्न: साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? व्याख्या कीजिए। उत्तर: साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ग्रंथों की भाषा क्या है? यह आम लोगों की भाषा थी, जैसे पाली, प्राकृत, तमिल आदि, अथवा पुरोहित या किसी विशेष वर्ग की भाषा थी, जैसे संस्कृत। 1. ग्रंथ किस प्रकार का है? मंत्रों के रूप में अथवा कथा के रूप में? 2. ग्रंथ के लेखक की जानकारी प्राप्त करना, जिसके दृष्टिकोण तथा विचारों से वह ग्रंथ लिखा गया था। 3. ग्रंथ किनके लिए रचा गया था, क्योंकि लेखक ने उनकी अभिरुचि का ध्यान रखा होगा। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।